तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और ऐसा उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे लगातार, क्योंकि अभी के टाइम में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग पहुंच चुके थे कि किस तरह से जो अंग्रेज़ों का दबदबा है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमने शुरुआत किया था और हमने यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे कि किस तरह से क्लाइव बहुत सारी रकम कमाता है, पर रकम कमाने के बाद भी क्या होता है, वो आत्महत्या कर लेता है। उसके ऊपर जो आरोप लगते हैं और किस तरह से हम देखेंगे कि जो रेजिडेंट है उसको हमने समझा। और अब हम चलेंगे कि टीपू सुल्तान की किस तरह से एंट्री होती है, क्यों उसको सैर ए मैसूर कहा जाता है, ये सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि टीपू सुल्तान को, अब देखो टीपू सुल्तान के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो पूरा एक लेक्चर लग जाएगा ना हमको, क्योंकि बहुत हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ताकतवर नेताओं में से या ताकतवर नवाबों में से ये नवाब था। तो इसकी एक अलग हिस्ट्री है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो टीपू सुल्तान था वो बहुत कठोर नीति वाला था, है ना। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, इतिहास है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है कि किस तरह से अंग्रेज़ों के बीच में खलल पैदा करता है टीपू सुल्तान, है ना, शेर मैसूर, उसके बारे में आज हम लोग मुख्य तौर पर जानेंगे। और हम ये देखेंगे कि जो मुख्य तौर पर जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, है ना, उसके बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, है ना, उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध, और उसके बाद जो चौथा कर्नाटक युद्ध वो हुआ था। और चौथे कर्नाटक युद्ध में आप देखोगे किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी विजय होती है। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा कि टीपू सुल्तान किस तरह से जो आपकी कहानी है उस कहानी में एंट्री करता है। ठीक है, तो क्या होता है जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई देता है। ठीक है, कंपनी लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी भी प्रकार से कंपनी के जो ट्रेड कर रही है कंपनी, या कंपनी जो व्यापार कर रही है, उसमें किसी भी प्रकार की जो खलल पैदा हो वो ना हो। ये हमेशा क्या होता था, जो कंपनी थी वो चाह रही थी। ठीक है, क्योंकि आर्थिक खतरा हो या सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कि कोई भी खतरा हो, कोई भी खतरा नहीं लेना चाहती थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब उसको खतरा दिखाई देता है तो वो क्या करती है, कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारतीय राज्य में मैसूर के उदाहरण में ये बात समझी जा सकती है। तो जब हम लोग मैसूर को समझते हैं, जब हम लोग कर्नाटक के तरफ चलते हैं, तो आप लोग देखोगे कि किस तरह से जो टीपू सुल्तान की एंट्री होती है। और अब हम आगे चले तो हैदर अली, जिसका शासनकाल कब से था, 1761 से लेकर 1782 था। क्या था इसका कार्यकाल था। और उसके विख्यात पुत्र कौन, टीपू सुल्तान, अब इसका पुत्र था। तो आपको ये बातें समझते हुए चलना है कि जो हैदर अली था उसका पुत्र कौन था, टीपू सुल्तान। ठीक है, जिसका शासनकाल कब से कब तक था, 1782 से लेकर 1799 तक। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको लगातार क्या करना है, समझते चलना है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बातें करें तो जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। और अगर हम लोग बात करें तो 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की जो लकड़ी होती है, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। तो ये जो ताकतवर हम बोलते हैं ना कि ताकतवर नवाब था, तो इसका मतलब ये है कि वो ताकतवर, जो टीपू सुल्तान भी ताकतवर था, तो ये जब अड़चन लाता था तो ऐसे जो निर्यात को रोक देना, है ना, काली मिर्च का जो निर्यात हो या फिर आप लोग इलायची हो, तो उसका जो निर्यात था वो इसने क्या किया, रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। तो दो चीज़ें आप लोग देखोगे कि जो टीपू सुल्तान ने मुख्य तौर पर किया। उसके बाद टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। क्योंकि जब आप टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेंगी कि जो टीपू सुल्तान था उसका फ्रांसीसी क्रांति में काफ़ी इंटरेस्ट बोलो, है ना, ये दिखाई देता था। तो उसने क्या किया, जो फ्रांसीसी व्यापारिक थे उससे वे घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से वे सेना का आधुनिकीकरण किया। और अगर हम लोग बात करें टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान बहुत ही नागरिक मानता था खुद को, है ना, ये सब चीज़ों पर वो हमेशा से बल देता था। अब आप इस इमेज को देखोगे तो ये इमेज आपको दिखेंगी कि टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ठीक है, ये जो बेटे हैं टीपू सुल्तान के,
और ये कार्नवालिस है। इनके पीछे इनके सामने क्या किया जा रहा है, जो टीपू सुल्तान है उनको, टीपू सुल्तान के जो बेटे हैं उनको पेश किया जा रहा है। ठीक है, कंपनियों की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में, कब, 1792 में मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले पर के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों के बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्य की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता को विजय दिखा रहे हैं। मतलब वो इस तरह की जो इमेजेस होती थी, जिन इमेजेसों में अंग्रेज विजय दिखा रहे हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे कि जो ऐसी इमेजेस है वो बनाने में उत्सुक भी उतना ही हुआ करते थे। तो इस तरह से आप लोग देखोगे कि किस तरह से जो अड़चन है वो टीपू सुल्तान ने लाया। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सुल्तान ने इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। और आग बबूला जब होते हैं तो आप देखोगे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। ठीक है, अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप उसके बाद क्या होता है, जब अंग्रेजों को लगने लगता है कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, कुचलना चाहिए, तो क्या होता है, 1767 से लेके 1769 के बीच और उसके बाद 1780 से 1784 और 1790 से 1792 और 1999 में क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या है, ये है कर्नाटक के युद्ध जो कि लड़े गए। और आप देखोगे कि जो श्रीरंगपट्टनम की जो आखिरी जंग थी वो, उसमें क्या होती है, कंपनी को सफलता मिलती है और अपनी राजधानी की जो रक्षा करते हैं टीपू सुल्तान, और रक्षा करते हुए आप देखोगे कि टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। और मैसूर का जो राजकाज है वो पुराने वेडियार जो वंश होता है, कौन सा वंश याद रखना है, वेडियार वंश। ठीक है, इसके बारे में हम आगे विस्तृत में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको रखना है कि जो राज्य रहता है वो वेडियार वंश के हाथ में चले जाता है, उनको सौंप दिया जाता है। और इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि ठोक दी जाती है। तो जो सहायक संधि है वो किस तरह से मैसूर पर ठोकी जाती है वो आपने देखा कि टीपू सुल्तान आता है फ्रेम में, कई लड़ाइयाँ होती है, कर्नाटक प्रथम युद्ध बोलो, फिर कर्नाटक सेकेंड, फिर कर्नाटक थर्ड, और फाइनली जब 1799 में जो युद्ध होता है उसमें अंग्रेजों की विजय होती है और टीपू सुल्तान वहाँ पर मारा जाता है। और क्या होती है, सहायक संधि थोप दी जाती है। अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा बहुत ही खूबसूरत तो ये जो है वो अब आपको मिलेगा अंग्रेजों के घर पे, क्योंकि अंग्रेजों ने लूटा जब भारत को, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि अंग्रेजों ने लूटा, ऐसी जो ऐतिहासिक चीज़ें थी वो ऐतिहासिक चीज़ों को अंग्रेजों ने अपने साथ में ले गए। जैसे आप लोग देखोगे ये टीपू का खिलौना शेर है। ठीक है, ये टीपू के एक विशालकाय मशीनों खिलौने की तस्वीर है। इसमें से एक नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुआ है। ठीक है, आप देखोगे कि एक यूरोपीय व्यापारी है और ये जो आप देखोगे वो उसको दबा रहा है। ठीक है, और आप देखोगे उसके बाद ये खिलौना शेर लंदन के स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। तो क्या करते थे अंग्रेज, कोई भी चीज़ दिखा अच्छा अट्रैक्टिव दिखा उसको ले लेंगे और उसको सीधा अंग्रेज ले जा ले देते हैं। और आज आप अगर म्यूज़ियम जाओगे अंग्रेज़ों के, या आप कोई भी यूरोप में म्यूज़ियम जाओगे तो आपको दिखेंगे कि जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो आपको भारतीयों से रिलेटेड दिखेंगी। तो आपको समझ में आएगा तो हमारा ही चीज़ है, हमको लूटे इन लोगों ने, और लूटने के बाद क्या होता है, ये अपने वहाँ पर सजा लेते हैं। और वो जो सजाए उन लोगों ने, आप देखोगे कि जब भी आप लोग जाओगे या जब भी आप घूमने जाओगे तो वो उनका आकर्षण बनता है और उनका जो टूरिस्ट है वो आज बड़ा ही दिखता है। क्योंकि जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो हमेशा इन सब चीज़ों पे क्या करते हैं, बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, पढ़ाई करते समझते हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ता है। और वो जो उस ज़माने में इन लोगों ने चीज़ों को ले गए थे, आज उन चीज़ों से ही पैसा कमा रहे हैं। और आप देखोगे कि किस तरह से उन लोगों ने उस समय भी राज किए, बहुत ही कठोर नीति की है, और नीति करने के बाद उन लोगों आप देखोगे कि किस तरह से हमारा शोषण किए। उसके बाद टीपू सुल्तान की कुछ कहानियाँ हैं, जिस एक कहानी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि राजाओं की छवि अक्सर जन श्रुतियाँ से भी बनती है। प्रचलित किस्से और उनकी ताकत को खूब यशगान किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया, उनकी बंदूक के मौके पर साथ नहीं दिया और कटार पर जमीन गिर गई। ऐसे में क्या होता है, फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अतः में उन्होंने शेर को मार गिराया
और इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाता है। तो ये इनके नाम के सामने जो लिखा था क्या, शेर ए मैसूर, इसीलिए इनको कहा जाता है शेर ए मैसूर। जो मैंने आपको बोला था कि आज हम देखेंगे कि किस तरह से टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर की जो किताब है वो दिया गया, तो वो इस कहानी से लिया गया है या इस घटना से लिया गया है, ये हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद उसने राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती है। आप लोग ये सब चीज़ों को देखोगे। अगर हम लोग आगे चले तो अब किस तरह से मराठों के साथ लड़ाइयाँ होती है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सर्वोच्चम का दावा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा पार्ट बचा नहीं है ना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 10 से 15 मिनट में आपकी एक दिन में अगर आप लोग एनसीईआरटी रोज़ देख लेते हो तो लगभग 3-4 हफ्ते में आपकी जो पूरी एनसीईआरटी है वो कवर हो जाती है और आपका जो बेसिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं मराठों की लड़ाई की तरफ। तो आप देखोगे कि 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों को ताकत को भी काबू में ख़त्म करने के बराबर सोचने लगी थी, क्योंकि अब क्या होता है भारत में मराठी भी आने लगते हैं, ठीक है। मराठों के बारे में हम पढ़ेंगे, पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि किस तरह से 18वीं शताब्दी में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगती है। क्योंकि आप देखोगे किस तरह से मराठों ने लड़ाई की। जैसे आप देखोगे कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली के शासन चलाने का मराठों को सपना चूर चूर हो गया था, जो कि हम देखेंगे आगे। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, ठीक है, होलकर मध्य प्रदेश, ठीक है, सिंधिया राजस्थान, गायकवाड़ ये भी आपको पता, भोसले, ठीक है। तो ये जो जगह है आप लोग आज भी जाओगे तो ये जो जगह है, भोसले हो गया है ना, गायकवाड़ हो गया, सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी कि किस तरह से इनको राज्यों में बांट दिया गया और अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा मतलब क्या होता है, सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक जो राज्यमंडल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्फेडरेसी, ठीक है। तो जो राज्यमंडल होता है उनके सदस्य थे। पेशवा इस महामंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रभुत्व होकर था और पुणे में रहता था। महादजी शिंदे और नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठी योद्धा और राजनीति शस्त्र थे। उसके बाद क्या होता है, एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनियों ने मराठों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जैसे आप देखोगे कि पहला युद्ध 1782 में होता है, उसके बाद सालाबाई की संधि के साथ वो ख़त्म होता है। उसके बाद जिसमें कई पक्ष नहीं जीत पाया। और दूसरा जब अंग्रेज मराठा युद्ध होता है कब, 1803 से लेकर 1805 में, तो कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जों में आ गए। अब लड़ाइयाँ जीतेंगे अंग्रेज मराठों से तो वो अपना कब्जा कर लेंगे, ये बहुत ही साधारण सी बात है। उसके बाद 1817 से लेकर 1819 में तीसरे अंग्रेज युद्ध में क्या होता है, मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। और आप देखोगे किस तरह से यहाँ पे जो मराठे हैं उनका भी पतन होने की तरफ चला गया और पेशवा को पुणे से हटकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य में दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो आप लोग देखोगे कि किस तरह से मराठा आते हैं और लगातार मराठा के जो युद्ध होते हैं उसमें पूरे तरीके से मराठाओं पर जो क्या बोलेंगे हम लोग, मराठाओं पर अंग्रेज जीत हासिल करते हैं और पूरी जितनी भी चीज़ें हैं उसको अपने नाम कर लेते हैं। और आप देखोगे कि किस तरह से मराठाओं का ही पतन हो जाता है। बहुत सारे मराठा है, पेशवा है, उनके बारे में हम किसी वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सर्वोच्चम के वादा के ऊपर बात करेंगे और किस तरह से जो विलय नीति है उसके ऊपर में हम बात करेंगे, ये मैप्स को समझेंगे और एक नए शासन की स्थापना किस तरह से होती है और फिर कंपनी की जो फौज है वो बनती जाती है उसके ऊपर बात करेंगे। और हम देखेंगे कि पूरा जो चैप्टर 2 था हमारा उसका निष्कर्ष किस प्रकार से निकलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। कहाँ से मिलने वाले हैं हम लोग, सर्वोच्चम का दावा, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।